हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरटीआई फाइल करना अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं आता। आरटीआई फाइल हम कई कारणों से करते हैं। किन किन कारणों से करते हैं ये भी मायने रखते हैं। जैसे हमने कहीं पुलिस कंप्लेन की है, हमें उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं पता चल रहा, सीसीटीवी फुटेज हमने मांगी है, उसकी एविडेंस रिपोर्ट मांगी है, हमने उससे रिलेटेड ये केस का क्या रहा नहीं हमें आंसर दिया जा रहा, हम आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई पीआईओ को पहले जाएगी, फिर आ जाएगी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को। फिर आप जब भी आंसर ना मिले, आपको तब भी सेटिस्फाई ना हो, या आपको पार्शियल रिप्लाई दिया गया, या आपसे ज़्यादा चार्ज मांगे जा रहे हो, ठीक है, या आपको आंसर ही नहीं दिया गया, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया, तो आप CIC कंप्लेंट टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भेज सकते हैं। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से 250 रुपये, 250 रुपये उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और उनकी जॉब भी जा सकती है क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी ग्रीवेंस दी है डिले करके। ठीक है, किन किन कारणों से आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, कितने दिनों बाद कर सकते हैं। फर्स्ट अपील आप 30 दिनों, आरटीआई जब आपने फाइल करी उसके 30 दिनों बाद आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के मतलब करने के बाद 45 दिन के बाद सेकंड अपील, और जब भी सेकंड अपील से भी ना निकले तो आप 90 दिन के भीतर में कंप्लेन टू CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएं, आप सीधा ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ऑनलाइन तरीके से भी आरटीआई फाइल भी कर सकते हैं, फर्स्ट अपील भी फाइल कर सकते हैं, CIC को भी फाइल कर सकते हैं। इससे आपके पास लाइफ टाइम के लिए आपकी मेल पर, आपकी फ़ोन पर उसका ट्रैक स्टेटस भी रहेगा, क्या आंसर निकल के आया वो भी आपको मेल पे बताया जाएगा। ठीक है, और जो आपको डायरी नंबर मिलेगा वो भी आपके मेल पे आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आपने कहीं मान लो जैसे कि कहीं हमने कोई सेवा ली है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, लेकिन हमने उसकी शिकायत की है, मान लो जैसे कि कोई मुझे लड़का परेशान कर रहा है या मेरे साथ कोई ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हुआ है, ठीक है, मैंने उसकी कंप्लेन करी, लेकिन कंप्लेन का मुझे आंसर नहीं पता चला, किसी भी कंप्लेन का, ठीक है, चाहे आपने किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में कंप्लेन किया, तो मुझे उसका आंसर नहीं पता चला कि मेरी कंप्लेन का क्या बना। तो पुलिस वाले कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी कभार आंसर देते हैं, या जैसे आपने कहीं एग्जाम दिया है, चाहे चाहे आपने UGC का दिया है, या कोई भी आपने एग्जाम दिए हैं जो गवर्नमेंट के एग्जाम है, ठीक है, उसका आपका रिजल्ट नहीं निकला, तो आप वो भी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील या फर्स्ट अपील और आरटीआई के माध्यम से उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है, तो इसमें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि आप गरीब हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना। आपको यदि आप मध्यम वर्ग से हैं, या मतलब गरीब से ऊपर है, मध्यम वर्ग है या अमीर है, तो 10 रुपये आपको देने हैं। फर्स्ट अपील के लिए कोई पैसा नहीं, सेकंड अपील के लिए कोई पैसा नहीं, CIC के लिए कोई पैसा नहीं। हाँ, यदि आप ऑफलाइन तरीके से भेजते हो तो डाकिए का पैसा लगेगा, यदि ऑनलाइन भेजते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा 10 रुपये देने के बाद। ठीक है, और आप आरटीआई के माध्यम से जो आपके चुनाव है, ये गली में कोई खराबी चल रही है, आपने वो पूछा कि मेरी गली कब तक सही होगी, मेरी गली में मैंने अभी तक ये अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ योजना चली थी कि सही करवाई जाएगी लेकिन नहीं करवाई गई, तो कब तक सही करवाया जाएगा, चुनाव में कितने पैसे लगे, क्यों लगे, ये भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप आरटीआई के माध्यम से वो नहीं पूछ सकते जैसे कि जिससे देश की देश को हानि हो। कैसी हानि? जैसे उनकी मान सम्मान को हानि हो, या कोई गुप्त सूचना लोगों तक चली जाए। तो गुप्त सूचना आप सभी लोगों के पास चली जाएगी तो क्या होगा कि जो देश के जो शत्रु भी होते हैं उनके पास भी जा सकती है। तो वो जो गुप्त सूचना है और देश को जो हानि हो वो सूचना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको आरटीआई के माध्यम से सब कुछ आप पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में बता दूंगी आपको आरटीआई के माध्यम से आप कौन कौन से पूछ सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से पहला नंबर, आप जो गवर्नमेंट में जो आपका जैसे कि आप अपने वो देते हैं, चाहे एग्जाम देते हैं, चाहे कंप्लेन करते हैं, जैसे कि ठीक है किसी की और की कंप्लेन करने, अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, या अपने मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, पेंशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यदि आपको पार्शियल रिप्लाई मिला है, या आपको आंसर देने से मना कर दिया गया है, या आप उस आंसर से संतुष्ट नहीं हैं, तब भी आप आरटीआई फाइल फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो भी सूचना है, लाइक जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जॉब से रिलेटेड, फिर मैंने बताया आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपने किसी कंप्लेन की हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट बॉडी की हो, चाहे आम इंसान किसी भी कंपनी की कंप्लेन की, उसका आपको आंसर नहीं पता चला, तब भी आप पूछ सकते हैं। फोर्थ, आप उनके लिए पूछ सकते हैं जैसे कि चुनाव वगैरह होते हैं या गली वगैरह सही करवाई, उनके लिए पूछ सकते हो।
5th पेंशन स्कॉलरशिप एंड जो भी कोई आपकी जैसे कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है, आप उनसे इस रिलेटेड भी पूछ सकते हो आरटीआई के माध्यम से। और जब भी आंसर ना मिले फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील के बाद सीआईसी के पास जा सकते हो, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाना जरूरी नहीं है। ये सब कुछ आप ऑनलाइन माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आरटीआई जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से आपके जो अधिकार है, एक आम जनता के जो अधिकार है वो सुरक्षित होते हैं, जो कि हम काफी देर तक कॉल करते रहते हैं गवर्नमेंट बॉडी के पास कि हमें आंसर दे दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी वो अधिकारी नहीं बैठा हुआ, ये कल दिया जाएगा, तो वो नहीं देते। लेकिन आपको आरटीआई के माध्यम से 30 दिनों के भीतर आपको आंसर देना जरूरी है। ये 30 दिनों के अंदर भी नहीं देते वो आपका आंसर, तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को उनकी कंप्लेन कर सकते हो कि आपकी जो सूचना आपको नहीं दी गई। तो इस तरह आप जो भी सूचना देना चाहते हैं, जो भी आप मतलब चाहते हैं कि मतलब मुझे ये सूचना जल्दी मिले, तो आपकी सूचना काफी जल्दी आपको दी जाएगी। तो आपकी जो भी सूचना बकाया है, मतलब चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे कंप्लेन से रिलेटेड है, चाहे पेंशन, मेरिट या स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपकी जो भी आपका आंसर नहीं मिला गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के अफसर होते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के जो द्वारा नियुक्त होते हैं, चाहे मतलब सीबीआई वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होते हैं हमारी मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो होती है गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, अब जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन भी इसमें आता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकारी उसमें चलता है, सरकारी के माध्यम से ये टीवी चलता है, ठीक है, दूरदर्शन का। ठीक है, आकाशवाणी क्या है, दूरदर्शन के माध्यम से इनका रेडियो चलता है। ठीक है, पुलिस वगैरह क्या है, सीबीआई वगैरह क्या है, या एफसीसीआई मतलब फूड से रिलेटेड जो लोग अडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब मिलावट करते हैं, तो ये सभी क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। सरकार मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडीज की ही आपको कंप्लेन करनी हो और आपने कंप्लेन कर चुके हो, उसका आपको आंसर पूछना तब भी आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपने गवर्नमेंट बॉडी के अंडर मतलब के पास किसी और पर्सन की कंपनी की कंप्लेन की, तो वो उसका भी आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला, आप वहां पूछ सकते हैं हमसे। तो आज हम सीखेंगे आरटीआई फाइल कैसे करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड आवर क्लास। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइए कि क्लास आपको कितनी अच्छी लगी और किन किन कारणों से अच्छी लगी, और आपको क्या नया सीखने को मिला, क्या नया जानने को मिला। क्योंकि हमारा जो चैनल बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि हम आपको कुछ नया सिखा पाए, और यूट्यूब के माध्यम से आपको हम फ्री से सिखा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको हम सिखाते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते हैं, हमें आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर करके, तो वो आपका जो लाइक शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, उससे हम और भी मोटिवेट होते हैं, ताकि हम और भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और वो आपको सिखा सके। जो नॉलेज मुझे है मैं वो आपको प्रोवाइड करती हूँ, और जो मेरे साथ मेरी टीम है वो भी आपको प्रोवाइड करेगी कि आपको क्या नया सीखना है। तो जब भी आपको प्रोवाइड कर पाएगी जब हमारी टीम बड़ी होगी। हमारी टीम कब बड़ी होगी? जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो अपना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे की जाए। तो आपको आरटीआई के बारे में विस्तार समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी तो रहे तो कमेंट बॉक्स ओपन है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन आरटीआई गूगल पे लिखा है, और ऑनलाइन आरटीआई लिखते ही आपको देख रहे हैं आरटीआई ऑनलाइन होम सबमिट रिक्वेस्ट, तो ये कुछ आ रहा है। साथ में लिखा है व्यू स्टेटस, आरटीआई आईएनएस, आरटीआई ऑनलाइन सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिटीजन लॉगिन फॉर्म। तो ये क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये क्या है, आपको जब इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा तो आपको पहले होम पे जब जाएंगे आप, जैसे कि होम पे जब जाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ साइन अप आपको हेयर करना होगा। और जैसे आप साइन अप हेयर करेंगे आप, तो आपको अपना यूजर नेम देना है। यूजर नेम जैसे कि स्पोर्टेड, मैंने अपना यूजर नेम दिया स्पोर्टेड दिवांशी। ठीक है, दिवांशी मैंने जैसे स्पोर्टेड दिया अपना नाम। ठीक है, पासवर्ड मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। ठीक है, जैसे कि स्पोर्टेड मुझे अपना पासवर्ड चाहिए, मैं बताऊंगी नहीं आपको। देखिए मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। ठीक है, अब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसमें, लेकिन मैंने क्या किया मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा है। ओके,
मेरे को याद है। तो देखिए मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है, आई थिंक दोनों मैच भी कर रहे हैं। तो इस तरह आपको इसमें अपनी एक ईमेल आईडी भी देनी होगी। मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें दे देती हूँ डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, ठीक है। आई थिंक मुझे कोई और देनी चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कौन सी अपनी वो दूँ। तो मैंने अपनी एक इनको मतलब दे दी है अपनी एक इन्फॉर्म मतलब अपनी आपको देनी होगी ईमेल आईडी, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ डाल देंगे। यूजर टाइप क्या है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, आप क्या है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो नेम है आप उस पर लिख दीजिएगा जब अपना आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। अब मेरा जो इसमें एड्रेस मैं क्या लिखूंगी इंडिया, आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना जला, मान लो जैसे कि आपका 315 अंधेरी नगर, ठीक है, और 354 या मान लो, ठीक है, कोई सा भी घर मान लो, ठीक है, आपके जो घर का नंबर होगा 1540 जो भी होगा, ठीक है। तो सबको अंधेरी नगर मुंबई, तो जैसे कि आपको ये लिखना है 1540 अंधेरी नगर, ठीक है। फिर आपका जो मुंबई में जो भी एड्रेस है या कहीं भी आपका जो एड्रेस है, फिर ठीक है आखिरी में आपको यहाँ पिन कोड लिखना है, ठीक है। जो आपका पिन कोड होगा आपको आपका जैसे इंडिया से इंडिया लिखिएगा, अदर है तो अदर आप लिखिएगा, ठीक है। और इंडिया में आपका कौन सा स्टेट है, आप जैसे सपोज दैट आप चंडीगढ़ से हैं और रूरल से हैं तो इस तरह लिखिएगा। अब यदि हरियाणा से हैं तो हरियाणा लिखिएगा। अर्बन का मतलब होता है कि शहरी इलाका, रूरल का मतलब होता है गांव का, ये जैसे टाउन वगैरह होता है वो वाले इलाके। आप एजुकेशनल स्टेटस जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये लिखिएगा, इलिटरेट है तो आप ये रखिएगा, पढ़े लिखे नहीं है आप तो इलिटरेट रखिएगा। लिटरेट है तो आप कितने 12वीं पास हैं या बिलो 12वीं से कम है आप, ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं या अबव ग्रेजुएट है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपना फोन नंबर देना है और मोबाइल नंबर फॉर मतलब जो आप मतलब आरटीआई जब फाइल करेंगे तो किस पे आपका एसएमएस है तो वो आप इसमें लिखिएगा, वही नंबर लिखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास हमेशा रहेगा। फिर एंटर सिक्योरिटी कोड जब आप करेंगे तो उसको सबमिट कर दीजिएगा, आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आपको वेरिफिकेशन कर लेना है अपने इसी ईमेल आईडी पे जाके, ठीक है। जैसे कि हमने तो अपना खाता बनाया हुआ है पहले से ही, देखिए ये हमारा मतलब पोर्टल आ गया है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब अपने आरटीआई फिल कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से लॉग आउट करना चाहें और फिर आपको साइन इन करने के लिए दोबारा से इसमें जाना होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको सबमिट कर देती हूँ। ओके, अब आपको चेंज पासवर्ड करना तो आपको यहाँ से करना होगा। जैसे कि मेरा यूजर टाइप था इंडिविजुअल, आपने यदि इंडिविजुअल ना चुना हो तो मेरे शुरू में आपने जैसे कि एनजीओ चुना हो, जैसे कि हमने चुना था, तो वो यूजर टाइप आपको यहाँ एनजीओ दिखाई देगा। आपका जो भी यूजर नेम होगा, जैसे कि हमारा यूजर नेम हमने यहाँ दिवांशी लिया है, ठीक है। आपने जो भी यूजर नेम लिया हो तो वो आपको यहाँ ये दिखाई देगा, ठीक है। और आपको अपना जो भी चेंज करना है, बाद में कोई भी सेटिंग कुछ भी चेंज करना हो अपने बारे में, तो माई अकाउंट में जाके आपकी प्रोफाइल होगी, आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर जो भी चेंज करना है आपको वहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिक्वेस्ट एप्लेंट आपको जो आपका जो आप अपनी फर्स्ट अपील सॉरी अपना आरटीआई जब फाइल कर ले तो आप फर्स्ट अपील यहाँ से कर पाएंगे, और जब आप फर्स्ट अपील भी कर ले तो आप सेकंड अपील और कंप्लेंट टू सीआईसी को आप यहाँ से कर पाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ डैशबोर्ड से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि इसको यूज कैसे करना है। ओके, अब सबसे जो जरूरी चीज है यूजर मैनुअल है। आप जब शुरू में स्टार्ट करेंगे तो यूजर मैनुअल जरूर पढ़िएगा ताकि यूजर मैनुअल से आपको समझ आ जाए कि आपको आरटीआई फाइल कैसे करनी है, फर्स्ट अपील कैसे फाइल करनी है, ऑनलाइन सीआईसी अपील कैसे करनी है। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म है जैसे ये, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसमें काफी विस्तार से बताया गया है आपको, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया गया कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर विच द एप्लिकेंट वांट टू फाइल तो कैन बी सिलेक्टेड, तो आपको इसमें सिलेक्टेड भी करना होगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम नासा खोलते हैं तो आपको अपनी जो पीआईयू है तो उसको आपको पता कैसे चलेगा वो कौन सी है। तो जैसे कि आप जैसे कि अभी नासा खोलना तो यहाँ से हमने आरटीआई देखा तो यहाँ से मिल गया। अब एनसीडब्ल्यू है, एनसीडब्ल्यू में भी आरटीआई का ऑप्शन आपका लिखा हुआ,
तो यदि आप यहाँ भी खोलेंगे, ठीक है, सॉरी नॉट इनसिक्योर पता नहीं क्यों, ओके, इसको हम करते हैं इस तरह साइड में, और यहाँ आरटीआई का ऑप्शन होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आरटीआई का जहाँ ऑप्शन होगा, यदि आपको यहाँ से आरटीआई का ऑप्शन ना दिखाई दे इस विभाग का, वह तो हमें दिखाई देगा, ठीक है, मोर डिटेल अबाउट आरटीआई, ओके। देखिए, तो इसमें कौन से पीआईओ होंगे, कौन होंगे, क्या कौन नहीं होंगे, इसमें सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इनके पीआईओ जान सकते हैं कि आपकी फर्स्ट अपीलेंट जो अथॉरिटी है वो कौन है। यदि आपको फिर भी यहाँ से ना पता चले तो आप यहाँ से MCW RTI PIO लिखेंगे, तब भी आपको बता दिया जाएगा कि जो आपके मतलब इसके नेशनल जो इसके मतलब पीआईओ कौन है, जैसे कि सुरेंद्र इनके मतलब पीआईओ हैं, और अपलेटेड अथॉरिटी कौन है इनकी बाजू डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। इस तरह नालसा में कौन है, नालसा का भी देख लेते हैं, डेप्यूटी इनका कौन है, मतलब सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इनका जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है और सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पीआईओ, तो इनके पीआईओ है आरवी सिंह और कमल सिंह, इनके असिस्टेंट मतलब ए पीआईओ है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है। और सुनील जो चौहान है वो अपीलेंट है, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है, ठीक है। CIC एक ही होता है पूरे इंडिया का, ठीक है, तो मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो लेकिन विभाग टू विभाग उसको भी मतलब उनका भी किया हुआ है, ताकि लोगों की क्वेरियां ज्यादा मतलब आए तो वो कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। एंड जो NHRC है मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इनके एक बार आरटीआई हम देख लेते हैं। इस तरह आप जो भी मतलब देखना चाहते हैं कि आपके आरटीआई के पीआईओ कौन है, तो आप इस तरह पता कर सकते हैं। तो देखिए आरटीआई एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट, तो यहाँ से हम इसके बारे में जान लेते हैं। सॉरी यहाँ कुछ इसके बारे में थोड़ा नहीं बताया गया, तो हम दोबारा से यहाँ चलते हैं। पीआईओ डिटेल, तो जैसे कि इसमें इनके पीआईओ की डिटेल नहीं दी गई, और कई बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि जो हम गवर्नमेंट बॉडी में मतलब ये तो फाइल करना चाहते हैं आरटीआई, हमें पीआईओ को पता नहीं होता या पीआईओ की डिटेल हमें नहीं दी गई होती, जिसके कारण हम अपना समय पर आरटीआई फाइल नहीं कर पाते, हमें नहीं समझ आता कि हम कैसे करें। तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा वो भी हम आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। और आपको आपकी जैसे कि यूजर मैनुअल हम अभी बता रहे थे आपको, तो जैसे ही आरटीआई ऑनलाइन फाइल करेंगे आपके पास उसका एसएमएस आपके मेल पे भी जाएगा, मेल पे जाने के बाद आपको एसएमएस आपके उसमें भी आएगा, फोन पे भी आएगा कि आपने आरटीआई फाइल की है, क्योंकि आपने अपना नंबर दिया था, ठीक है। तो आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है तो आपको कोशिश करिएगा वो 1 MB का होना चाहिए, इसको आप पीडीएफ के रूप में इसमें इसकी सहायता से बना लीजिएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से बना लीजिएगा और यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ओके। यदि आप बीपीएल से तो आपको कोई अपना फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिक जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको देना है, डेट ऑफ फिलिंग देना है, ठीक है। आपकी जो रिक्वेस्ट फील्ड है आपकी किससे वो सारी आपको यहाँ बता दी जाएगी, ठीक है। आप यदि बीपीएल से तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, यदि आप बीपीएल से नहीं तो आपको 10 रुपये देने हैं एज प्रिस्क्राइब्ड 2012, ठीक है। तो जो भी आपको अपना पैसा जो पे करना हो तो 10 रुपये वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं, चाहे वो SBI हो चाहे कोई सा बैंक हो, तो दे सकते हैं। आपका जो भी डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड उसके माध्यम से आप दे सकते हैं, तो ठीक है। जो आरटीआई की जो एप्लीकेशन है जो आप इसमें 3000 वर्ड लिखेंगे, लेकिन इसमें लिखने का फायदा इसलिए नहीं क्योंकि कभी कभार इसमें इस तरह का एरर आ जाता है, ये लिख के आ जाता है। तो आप जो भी अपनी जो बात है पहले अपनी आरटीआई तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको अपनी बात कहनी है वो उसके नीचे की भाग में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी बात स्पष्ट रूप से उनके तक डॉक्यूमेंट में अपलोड होकर वहां चली जाए, ठीक है। तो जो भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जब आप अपनी पेमेंट करेंगे तो देखिए कैसा इसमें ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 रुपये का जैसे इसमें लिखा इंटरनेट बैंकिंग को आपको सिलेक्ट करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपनी डेबिट कार्ड से आपको पे करना है पैसा तो डेबिट कार्ड से कर लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे भी करना है कर लीजिएगा। ये SBI के लिए स्पेशल, ठीक है। तो SBI का आपका कार्ड है तो आप यहाँ बीच का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट विल गेट इन ईमेल एंड SMS अलर्ट। जब हम ऑफलाइन आरटीआई फाइल करते हैं तो हमें
इस तरह का ईमेल और SMS अलर्ट नहीं मिलता, तो हमें वो कभी काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। कभी कभार ये भी होता है कि जहाँ पे अपनी RTI फाइल की है, जिस डिपार्टमेंट को फाइल की है, जैसे कि वो कभी कहते हैं कि हमें मिली नहीं है, ये है वो है, डाक ने सही से दिया नहीं, तो कभी कभार काफ़ी आपको ग्रीवेंस फेस करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन RTI में ऐसा कुछ नहीं होगा, समय पे ही आपकी RTI विभाग तक जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपील के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप आज की वीडियो में अभी हम आपको फाइल करना सिखाएंगे, कैसे फाइल करें। फिर फर्स्ट अपील के बारे में आपको हम बाद में सिखाएंगे। और आपको व्यू स्टेटस करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। ठीक है, आपने अपील की है तो आपको यहाँ देखनी होगी। आपने RTI फाइल की है तो यहाँ पे, और फर्स्ट अपील फाइल की है या सेकंड अपील फाइल की तो आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारी जो यहाँ पे जो हमने RTI फाइल की 28 अभी तक फाइल की है, जिनका निपटारा हो चुका है, जिनका आंसर मिल चुका है 21 है, जो पेंडिंग है वो 7 है। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट अपील हमने 9 फाइल की है, जो जिनका निपटारा हो चुका है वो 8 है, जो पेंडिंग है वो 1 है। ठीक है, और लास्ट जो हमने अभी जैसे कि इसको लॉगिन किया था वो बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह इसमें आपको डिटेल भी दी जाती है। ठीक है, और सबमिट रिक्वेस्ट में ये आपको एक बार जब आप ऑनलाइन RTI फाइल करेंगे तो आपको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पढ़ना आपके लिए जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। फिर भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, फिर इसको क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको सिखा देते हैं कि RTI कैसे फाइल की जाए। अब जैसे कि देख रहे हैं हमने RTI का ये फाइल का फॉर्मेट खोल लिया है। ठीक है, तो आपको इतना ये होना जरूरी नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट है वो समझ पाए कि हमने RTI फाइल करने वाले हैं। आपका जब आप RTI फाइल करेंगे तो आप सिर्फ लिखिएगा मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, काफी होगा, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये ऊपर वाले जितने भी हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मोस्ट अर्जेंट से स्टार्ट करना है, डेट यहाँ साइड में लिखना है, राइट साइड में। ठीक है, टू द PIO, आप जिस भी सेल को भेज रहे हैं, जैसे कि मैं मान लो स्पॉट डेट भेज रही हूँ, नेशनल पहला वर्ड आपका कैप्सूल लॉक आएगा, अच्छा लगेगा कैप्सूल लॉक में, तो नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, तो जो इनका एड्रेस है आपको कहाँ से पिक करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको पिक करना है यहाँ, जैसे कि आप NCW लिखेंगे तो इनका आप एड्रेस ऑनलाइन पता कर लीजिएगा। ऑनलाइन पता करने के लिए देखिए इसका आ गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो आप यहाँ से इसका एड्रेस क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और जाएंगे अपने वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह आपको ये मतलब क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है, आपको ये हम तो कट करेंगे क्योंकि हमारा भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली आप नीचे करिएगा, और जैसे दिल्ली इसका पिन कोड आ गया साथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा ताकि इनको समझ आए, पढ़ने में समझ आए। इसमें आप फॉन्ट सिंपल ही रखिएगा, थोड़ा सा इसको जो फॉन्ट है थोड़ा सा बड़ा रखिए, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 18 में रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी लिख सकते हैं, नेशनल वुमेन कमीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह अपना एड्रेस लिखना होगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट को सेंड करोगे सिर्फ उसी को लिखना है। ये हमने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया था, यदि आपको उदाहरण के लिए हमने जैसे बताया था कि यदि आप प्राइम मिनिस्टर को भेजे तो आपको ये लिखना है। एड्रेस आप मतलब गूगल से पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह यहाँ ये मतलब इस तरह ही सिर्फ ये रहेगा। आपको बहुत ही सिंपल RTI फाइल करना, मोस्ट अर्जेंट लिखना है, यहाँ लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में डेट, जो बीच में यहाँ साइड में आएगा 2 के नीचे वो आपको उनका PIO लिखना है। PIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनका नीचे एड्रेस, और मतलब जिनको भेज रहे हैं पहले टू द PIO, फिर जिनको भेजना चाहे NHRC को भेज रहे हैं, चाहे कोई पुलिस थाना है, चाहे साइबर कंप्लेन को भेज रहे हैं, साइबर जो होते हैं कंप्लेन, जैसे टू द PIO नेशनल साइबर सेल। ठीक है, फिर जो उनका एड्रेस होगा उनको भेज दीजिएगा। यदि आपका कोई पुलिस थाना है तो जैसे कि टू द PIO, और जैसे कि स्पॉट डेट कोई बंदा है करनाल का, और करनाल में जैसे कि एक मैंने कॉलोनी सुनी थी, मुझे याद नहीं है करनाल का, तो मान लो कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम लिख, आपने कॉलोनी का नाम लिख दिया भाई, नीचे कॉलोनी का एड्रेस लिख दिया पूरा। ठीक है, और जो थाना है, थाना जैसे कि स्पॉट डेट सेक्टर 12 चंडीगढ़, सेक्टर 12 चंडीगढ़ थाना, ये सेक्टर 26 थाना चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं टू द PIO सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन। ठीक है, फिर उनका एड्रेस। ठीक है, यदि पुलिस स्टेशन से मामला हो तो आपका सब्जेक्ट में आपको कैसे लिखना है,
एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो एक्ट था वो 2005 में बना था। तो इसमें क्या लिखा, टू द फर्निश रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग कंडक्टेड इन द कंप्लेंट। यदि आपकी कंप्लेंट है तो कंप्लेंट का नंबर लिखिएगा। यदि आपका जैसे कि डायरी नंबर है, जैसे कि मान लो आपने कहीं अपनी अपील की, जैसे कि नालसा में अपील की, तो उसमें डायरी नंबर मिलता है, तो आप उसमें डायरी नंबर लिखिएगा। प्रोडक्ट आपने कोई पेपर दिए है, ठीक है, तो वो होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, तो वहां लिखिएगा तो एप्लीकेशन नंबर। मतलब जैसे कि आपका जो भी मामला है, चाहे आप जैसे आपका मामला जैसे कि जॉब करने गए तो वहाँ एप्लीकेशन होगा, तो वहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा। यदि आपका आपने अप्लाई किया है मतलब अपनी पेंशन के लिए, तो वहाँ आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ लिखिएगा आप यहाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, कि मुझे इस रजिस्ट्रेशन जो नंबर है मेरा, ठीक है, उससे रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड की जाए, मुझे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, सर मैम इसलिए लिखा क्योंकि वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मैं नहीं पता वो कौन होगा। ठीक है, तो इससे लिखिएगा। आप इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर स्पॉटेड हम एक अपना मर्जी से ले लेते हैं। मान लो मेरा पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 090, ठीक है, मान लो स्पॉटेड करके चलते हैं, ठीक है, एंड ये हमने लिख दिया। फिर इसमें लिखेंगे आई वांट टू नो अबाउट हाउ which day I receive my pension। ये स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। यदि स्कॉलरशिप नहीं है आपकी, आपने कोई सूचना मंगवाई है, आई रिसीव माई इंफॉर्मेशन, यदि आपने कोई इंफॉर्मेशन मंगवाई तो आप इंफॉर्मेशन लिखिए। तो वो आपको पता है कि आपने किसके लिए आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तो आपका जो भी होगा आप उस तरीके से लिखिएगा। फिर सर मैम लिखना है, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको आरटीआई दे दूंगी लिखी हुई, आप उसमें से कॉपी करके भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमने जिसकी मिस्टर लिखा है, आप यदि मतलब आपकी शादी हो चुकी है, MR ऐसे लिखेंगे क्योंकि आप मिसिस हो चुकी हैं, ठीक है। और यदि आप लड़की हैं तो आप यहाँ लिखेंगे आई मिस योर नेम। योर नेम मतलब आपका लड़का है, तो जैसे कि कोई विवेक पांडे, स्टूडेंट विवेक पांडे है, तो उसमें लिखेंगे आई विवेक पांडे। यदि कोई लड़की है जैसे कि मैं हूँ, आई दिवांशी डॉटर ऑफ, तो आपको अपने फादर का नाम लिखना होगा। रेजिडेंट, जहाँ आपको रेजिडेंट अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा, क्योंकि जब आरटीआई फाइल होगी आपके घर पे आएगी तो वो उसी एड्रेस पे आएगी जहाँ आपने अपना यहाँ का रेजिडेंट दिया होगा, ठीक है। फिर आपको अपना फोन नंबर लिखना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। विश टू सीक इन्फॉर्मेशन इन माई कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे दी जाए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ SRA/W। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने मेरी आरटीआई की संबंधित तो NHRC मतलब ह्यूमन राइट से संबंधित थी, मेरी गलती चली गई नेशनल ह्यूमन कमीशन में, तो उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो नेशनल ह्यूमन राइट जहाँ मेरी पहुंचनी चाहिए थी वो वहाँ खुद भेजेंगे, अपने पैसे लगा के वहाँ खुद भेजेंगे। तो ये जो ये है, इसी का मतलब इसका इन टर्म ऑफ ये 6 जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि जहाँ भी आपकी आरटीआई जानी चाहिए थी, जो आपने एड्रेस लिखा होगा यहाँ पे, तो वहीं पहुँचाई जाएगी। गलती से मान लो आपका कहीं और किसी पुलिस स्टेशन में चला गया या किसी और मतलब जगह चला गया है, कहीं और गवर्नमेंट बॉडी में चला गया है, तो वो यहाँ पे ही भेजी जाएगी जहाँ आपने यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो आपकी कहीं से भी गलती से भेज दिया हो, ठीक है, तो आपकी सही जगह पे उनका ड्यूटी होगा कि वो पहुँचाए, ठीक है। द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन कंप्लेंट, तो ये आपको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा कि ये जो आपका डायरी नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। डेटेड, आपने जिस टाइम पे फिल की थी उस टाइम का डेट लिख दीजिएगा। फिल्ड बाय मतलब किसके द्वारा फिल की गई थी, आपके एडवोकेट द्वारा या आपने खुद फिल किया गया था, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। यदि आपको नाम नहीं पता कि कौन था, कितने फिल की थी, तो अपना खुद का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपकी मान लो स्पॉटेड कभी कभी ये होता है कि हमारी कंप्लेंट बंद हो गई हो, तो आप इसमें ये पूछ सकते हैं कंप्लेंट जो आपके नंबर दे दीजिएगा, तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट थी तो क्यों बंद की गई, ठीक है। यदि आपकी कोई स्कॉलरशिप से मामला है तो ये पूछ लीजिएगा व्हाई डिले फॉर माई पेंशन या माई स्कॉलरशिप, तो इसमें आप इस तरह उसका नंबर लिख दीजिएगा, तो उसमें आप उसका रीजन भी पूछ सकते हैं, तो हमको आपका रीजन देना होगा, ठीक है। तो वो आपको पता हो कि आप स्कॉलरशिप के लिए अपने आरटीआई फाइल कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए फाइल कर रहे हैं, आपको कौन सी सूचना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसी के हिसाब से आपको डायरी नंबर लिखना है या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या अपील नंबर लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है,
फिर आता है आर डॉक्यूमेंट एविडेंसेस विटनेस यूज्ड फॉर क्लोजिंग द कंप्लेंट। अब आपको ही पता है कि आपने अपील की थी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था आपको या डायरी नंबर मिला था, ठीक है। तो इसमें यदि क्लोजिंग, जैसे कि इसमें क्लोजिंग जैसे नहीं आएगा यदि आपने आपका पेंशन से रिलेटेड मामला है, तो इसमें लिखेंगे वाई आर डॉक्यूमेंट यूज विटनेस यूज फॉर डिले ऑफ द पेंशन नंबर। तो आपको पेंशन नंबर, यदि आपका पेंशन से रिलेटेड है तो आप पेंशन इसका नंबर लिखिएगा। तो आपके ऊपर आपको पता है कि किससे रिलेटेड आप अपनी आरटीआई फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपको सिर्फ ये लिख के छोड़ देना है, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा। इसका मतलब यही है, ये 63 की ड्यूटी है उनकी कि गलत जगह पहुंच गई हो तो वो सही जगह पर डिपार्टमेंट पर पहुंचाए आपकी आरटीआई को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सेक्शन 10 के अनुसार कि सेम मे बी प्रोवाइडेड टू मी आफ्टर रिमूवल ऑफ द सेम। ओके भाई, मुझे सही टाइम पे मेरी इंफॉर्मेशन मुझे दी जाए, ठीक है। और इस 7 का मतलब है कि जो भी मैं फॉलोइंग फॉर्मेलिटी थी वो मेरे द्वारा कंप्लीटेड हो चुकी है, जैसे कि 10 रुपये का पैसा देना, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का, जो कि इंटरनेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं आप, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी दे सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ना दीजिएगा क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो इंटरनेट बैंकिंग से आप करेंगे तो 5 मिनट में आपकी आरटीआई फाइल भी हो जाएगी और संबंधित जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट बॉडी आपकी इंस्टेंट ही जैसे आप फाइल करेंगे आरटीआई उस समय पहुंच जाएगी। तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना भी मिल जाएगी। द इंफॉर्मेशन शोड बाय मे बी प्रोवाइडेड टू मी बाय मींस ईमेल और बाय पोस्ट। तो इसमें क्या गया कि यदि मुझे, जैसे कि अभी कोविड-19 आ गया था तो कई लोगों की आरटीआई का आंसर नहीं मिला था, तो इसमें जैसे क्या गया कि यदि मेरी पोस्ट के माध्यम से मुझे यदि सूचना नहीं मिले तो मुझे ईमेल के माध्यम से मुझे मेरी सूचना प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो आप बाय पोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी मुझे मेरी सूचना दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट इफ ज्यादातर जो सूचना आती है पोस्ट के माध्यम से ही आती है, तो आपके घर पे आते हैं। किसी कारण से यदि आपका घर का पता ना मिले या कोविड-19 जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ईमेल पे आपको सूचना मिल जाएगी। Please note that if any chance some procedure is inadvertently left complete in this RTA application or if you are require any other supporting fee, यदि जैसे कि कभी बार कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज उसमें कहते हैं कि मांग लेते हैं या कुछ भी मांग लेते हैं, ठीक है, तो उसके अलग से चार्ज होते हैं, लाइक 50 रुपये, तो वो आप बाद में भी पे कर सकते हैं। मान लो आपकी जो सूचना है मतलब ज्यादा मिल रही है, लाइक जैसे कि आपने आरटीआई फाइल करी, इसमें जो पेज है मान लो 100-200 आ गए, ठीक है, तो आपका थोड़ा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, 2 रुपये पर पेज के हिसाब से, तो वो आपको लिखित में आ जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यदि आप मतलब I will be happy to provide it immediately. However, please do not stand my application for want any minor procedural glitch. तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई थोड़ा सा पैसा मतलब बाद में भी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ी पैसा, ठीक है, तो मैं वो प्रोवाइड बाद में कर दूंगा सम प्रोसीजर। तो जैसे कि बाद में मांग लेते पैसे तो मैं आपको बाद में दे दूंगा। प्लीज नोट दैट दिस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज बोनाफाइड इज मोस्ट अर्जेंट। आई रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज प्रोवाइड विद द aforesaid information under the provision of RTI Information Act 2005। तो इसमें क्या गया कि मुझे मेरी जल्दी से जल्दी सूचना प्रोवाइड की जाए 2005 एक्ट के अनुसार, ठीक है। I will be compelled to initiate legal proceeding against you, ठीक है। यदि आप मुझे सूचना समय पर प्रोवाइड नहीं की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि आपके खिलाफ एक्शन लेने को, ठीक है। तो इसमें लिखा गया योर सिंसियरली, फिर आपको अपना नाम लिखना, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो इतना ही आसान होता है आरटीआई फाइल करना। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट अपील के बारे में, फिर सेकंड अपील के बारे में, फिर सीआईसी के कैसे कंप्लेन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी खूब ज्यादा करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आरटीआई फाइल नहीं कर पाते, उनको नहीं पता कि आरटीआई कैसे फाइल करें, तभी आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया। तो वीडियो अच्छी लगी तो खूब भर भर के कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मुझे यदि आप करना चाहते हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।